अगला जो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से हमारे पास ग्रुप है। यहाँ देखिए आप, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों सेम नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। वे सभी एक्सपेंसेस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को, नेट प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने में प्रयोग किए जाते हैं, वे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहलाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, इस तरह के एक्सपेंसेस जो आप बिजनेस एक्सपेंडिचर में करते हैं और जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस नेचर के रहते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वे सभी के सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नेचर के अंतर्गत प्लेस किए जाते हैं। तो वो सभी लेजर्स, एग्जांपल मुझे डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है तो मुझे वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाऊंगा मैं। ध्यान रखिएगा आप एक ही प्रोसेस को फॉलो करें, दोनों सेम ही नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट प्रयोग कर लें या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो पूरी की पूरी जब आप कंपनी बना रहे हैं तो उस टर्म्स में आप एक ही प्रोसेस को फॉलो करें, दोनों में से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो टैली प्राइम में हमारे पास अवेलेबल है, इनकम इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम। वे सभी इनकम जिससे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर्ली, उसको हम इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट में प्लेस करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स को प्लेस किया जाता है, वे सभी इनकम आपके पास इस कैटेगरी में या इस ग्रुप के अंतर्गत प्लेस की जाती हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप कोई रेंट रिसीव करते हैं अपनी बिल्डिंग का, जो कि आपकी बिजनेस की बिल्डिंग है, वहां से कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो आपका इनकम कहलाएगा। इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव करते हैं, कोई कमीशन रिसीव करते हैं, कोई डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो वे सभी इनकम है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। अब इन दोनों में से कोई भी ग्रुप को प्रयोग कर सकते हैं, इनकम इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ही प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा जो भी आप प्रयोग करना चाहते हैं। अगला जो ग्रुप हमारे पास है वो है फिक्स एसेट्स के रूप में। फिक्स एसेट यानी कि इनमूवेबल प्रॉपर्टीज, इसमें आपकी टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों तरह की एसेट्स कवर की जा सकती है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है जो दिखाई देती हैं, वे एसेट्स भी आपकी फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। और जो नहीं दिखाई देती, जैसे पेटेंट्स राइट्स हैं आपके या ट्रेडिंग राइट्स हैं, वे दिखाई तो नहीं देते लेकिन वो भी आपकी फिक्स एसेट्स की तरह ही काम करती है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार चाहे तो फिक्स एसेट के अंतर्गत सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी एंट्रीज को आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट जैसे कि नाम से आपको पता लगता है, जब भी हम कहीं पे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं और जहां से हम एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स, जैसे अगर हमने बैंक में कोई पैसा जमा करवा दिया है, जैसे फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हमारी इस ग्रुप के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, जहां से हम एक्स्ट्रा इनकम को वर्कआउट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। जब भी हम बिजनेस चलाते हैं तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें कई बार एडवांस में करने पड़ते हैं। जैसे आप एम्प्लॉयज़ को कुछ सैलरी एडवांस दे दें, यानी कि एडवांस सैलरी अगर आपने दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, आपने कुछ फिक्स एसेट खरीदना था, उसकी परचेज में कुछ अमाउंट एडवांस में दे दिया है, तो ऐसे अमाउंट जो है लोन्स और एडवांसेस एसेट्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, लेकिन है वो अभी तक एसेट्स, क्योंकि उनका यूटिलाइज अभी नहीं किया गया है या उनको प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो लोन से रिलेटेड है। वे सभी लोन जो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए ले रहे हैं, उन्हें इन लोन्स में शामिल किया जाता है, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं उस लोन को एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी एक लाइबिलिटी है, जब तक वापस नहीं करते तो इस ग्रुप के अंतर्गत वो शो होते रहते हैं बैलेंस शीट में, और इसी ग्रुप के अंतर्गत हम उनके लेजर्स को पोस्ट करते हैं या उन्हें बनाते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो उस पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के रूप में डिफाइंड रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपने कॉपीराइट के लिए लमसम फीस पे कर दिया है या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ पे किए हैं, जिनको उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस साल में अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो वो आपकी एसेट्स में मिसलेनियस एक्सपेंसेस में शो होते रहते हैं। बिजनेस में एकदम से आए हुए खर्चों से बचने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रोविजंस पहले से बना के रख सकते हैं। तो ऐसी सारी लेजर्स को जो एक प्रोविजन के तौर पे काम करती हैं, उसे हम प्रोविजंस ग्रुप के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स का एक प्रोविजन बना ले, या बैड डेट्स के प्रोविजन बना ले, या डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना के रख दे, तो वो सभी के सभी हमारे पास प्रोविजन ग्रुप के अंतर्गत शामिल रहते हैं। अगला जो ग्रुप है हमारे पास परचेज अकाउंट्स है। किसी भी तरह की परचेज, चाहे वो जीएसटी परचेज है, नॉन जीएसटी परचेज है, स्टॉक के साथ है, विदाउट स्टॉक है, लेकिन अगर वो परचेज से रिलेटेड अकाउंट्स है, तो वो आपके सभी परचेज लेजर, जितनी भी परचेज लेजर्स हैं हमारी, वो लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंतर्गत परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत ही क्रिएट की जा सकती है और वही प्लेस की जा सकती है। नेक्स्ट दो ग्रुप रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग एक ही नेचर के हैं, आप दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें बिजनेस में कभी इस तरह से बचत करनी पड़ेगी, हम उसे फ्यूचर में प्रयोग कर पाए अपनी बचत को, अपने प्रॉफिट के शेयर को, तो उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस में डाल सकते हैं। एग्जांपल, एक बिजनेस में कुछ पैसा जमा किया जा रहा है हर साल, ताकि इन फ्यूचर अगर कहीं फर्दर इन्वेस्ट करना पड़े या फर्दर कहीं बुरे वक्त में बिजनेस में वो पैसा काम आ जाए,
तो ऐसे केसेस में जो रिजर्व बना के रखा जाएगा उसे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग में संभाल के रख सकते हैं या उसकी लेजर इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब उस पैसे की जरूरत पड़े तो इस रिजर्व से उसे निकाला जा सके। इसके लिए मुख्यतः कि हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से लेजर्स बनाते हैं, उसमें अपने जो पेमेंट है उसको एंट्री करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें अपना प्रोसेस में ये देखना है, बिजनेस प्रोसेस में, कि हमारे पास इस वक्त कितना पैसा रिजर्व में है, तो वहां से उन अकाउंट्स के जरिए देख सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास सेल्स अकाउंट्स है। किसी भी तरह की सेल, चाहे वो जीएसटी सेल है, नॉन जीएसटी सेल है, विदाउट स्टॉक है, स्टॉक के साथ है, सभी सेल्स अकाउंट इस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। तो हम यहाँ से बड़ी आसानी से उन सभी लेजर्स को प्लेस कर सकते हैं जो सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स नेचर की है। जैसे सपोज करें मेरी कोई इंट्रा सेल है तो वो भी इसी अकाउंट के अंतर्गत आने वाली है, और कोई मेरी इंटरस्टेट सेल है तो वो भी इसी ग्रुप के अंतर्गत आने वाली है। तो ये सारे जितने भी अब मेरे सेल्स के अकाउंट्स बनेंगे वो सारे के सारे मेरे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंतर्गत आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा जीएसटी में अलग अलग दर की सेल रहती है, तो ऐसे केसेस में जीएसटी जो हमारे पास स्पेसिफिक दरें होती हैं, स्पेसिफिक परसेंटेज हमारी होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम सेल्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिनको आने वाले एग्जांपल्स में भी देखेंगे, ताकि हम हर एक तरह की क्लासिफाई सेल को एक जगह पर समराइज रूप में देख पाएं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो सिक्योर्ड लोन है, और सबसे लास्ट में एक अनसिक्योर्ड लोन भी है। मैं दोनों को यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। सिक्योर्ड लोन्स ये वो लोन रहते हैं जिसमें हम लोन लेते वक्त कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ एफिडेविट्स या कुछ सिक्योरिटी रखकर लोन लेते हैं। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए मैंने किसी बैंक से, किसी व्यक्ति या किसी सोसाइटी से लोन लिया और अपना प्लॉट या अपने बिजनेस की प्रेमिसेस या कुछ दुकान वगैरह के कागज वहाँ डॉक्यूमेंट गिरवी रखे, तो ऐसे केसेस में जो मैंने लोन लिया है वो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन रहता है जिसमें मैं किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं दे रहा, जैसे किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन वहां नहीं दे रहा, और विदाउट किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के मुझे वो लोन मिल जाता है। तो ये जो लोन रहते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन रहते हैं। इसमें सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में सिर्फ यही फर्क रहता है कि सिक्योर्ड लोन सिक्योरिटी बेस्ड होते हैं, आप कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख के वो लोन लेते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन वे लोन होते हैं जो आप बिना किसी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के ले लेते हैं। तो मुख्यतः इनके जो अकाउंट्स होते हैं ये सारे के सारे लायबिलिटी नेचर के हैं। तो बैंक अकाउंट से अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, किसी व्यक्ति से लोन लिया है, किसी सोसाइटी से लोन लिया है, तो ऐसे केसेस में ये सारे लोन हमारे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कहलाएंगे। डिपेंड करता है, अगर आपने कुछ सिक्योरिटी रखी है तो सिक्योर्ड लोन, और अगर आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स कहलाते हैं। बिजनेस में जो माल हमारे पास पड़ा रह जाता है उसे स्टॉक कहते हैं, यानी कि जो अभी बिका नहीं है माल वो हमारे पास स्टॉक है। तो उस स्टॉक को शो करने के लिए हम स्टॉक इन हैंड ग्रुप का प्रयोग करते हैं। जब आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करते हैं, यानी कि आप जहां अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री को भी एंट्री कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, उसे आप बना रहे हैं या लेजर एंट्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में इसका प्रयोग नहीं होता। लेकिन यदि आप केवल अकाउंट्स ओनली में काम करेंगे तो ऐसे केसेस में स्टॉक इन हैंड का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। वहां पे आप स्टॉक इन हैंड को शो करने के लिए इस ग्रुप का प्रयोग आप कर पाएंगे। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास है वो सन्डी क्रेडिटर्स के नाम से है। जब हम किसी से परचेज करते हैं और उधार परचेज करते हैं तो ऐसे केस में हमें पैसा वापस देना होता है, तो ये एक हमारी लायबिलिटी रहती है। तो ऐसे केसेस में वे सभी व्यक्ति, कंपनियां या फर्में जिनसे आपने माल खरीदा है और जिसका पैसा अभी देना है, उनकी जानकारी हम सन्डी क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत प्लेस करते हैं। यानी कि सन्डी क्रेडिटर्स में वे सभी लेजर्स आती हैं जिन लोगों से आपने माल खरीदा है और उधार खरीदा है। और इसी तरह से सन्डी डेटर्स, जब हम माल बेचते हैं किसी को तो हमें भी काफ़ी सारे व्यक्तियों से पैसा लेना होता है, तो वो व्यक्ति जिनको आप उधार माल बेचते हैं और उन लोगों ने आपका पैसा देना है, तो वे सभी के सभी आपकी सन्डी डेटर्स के अंतर्गत एंट्रीज में शामिल रहते हैं। तो इस केस में वे सभी लेजर्स जिनको आपने सेल किया है और उधार सेल किया है और आपने पैसे अभी लेने हैं, तो उनकी सारी लेजर्स सन्डी डेटर्स के अंतर्गत प्लेस होने वाली हैं। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो ऐसे केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एंट्रीज या कुछ ऐसे अमाउंट, छोटी अमाउंट्स ऐसी हो जाती हैं जिनको हम कन्फिगर नहीं कर पाते कि वो कहाँ से आई या कहाँ की तरफ गई। तो ऐसे केसेस में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपने अकाउंट्स में तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस रह जाता है। कभी लेफ्ट साइड पे यानी कि डेबिट साइड डिफरेंस रह जाएगा, या कभी राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे डिफरेंस रह जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर बहुत छोटी अमाउंट है और बहुत ही कम अमाउंट की एंट्री है तो हम उसे सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स के बैलेंसेस को मैच करने के लिए, और बहुत ही कम इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत लेजर भी सस्पेंस अकाउंट के नाम से ही बनता है, और हम उस सस्पेंस अकाउंट की लेजर को इस सस्पेंस अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत प्लेस करते हैं, और वो छोटी सी अमाउंट चाहे वो डेबिट में कम है या क्रेडिट में कम है उसकी एंट्री हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे सेशन में सभी ग्रुप्स की जानकारी ली और हमने देखा बारी बारी से इस ग्रुप के किस तरह की नेचर है, किस तरह से कार्य करते हैं, कौन कौन से लेजर इनके अंदर प्लेस की जा सकते हैं। आने वाले सेशन में प्रैक्टिकल ग्रुप में देखेंगे किस प्रकार से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।